बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि किस एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी का एक्शन ड्रग पे, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी का एक्शन तो होगा ना बॉडी का ड्रग पे, लेकिन उससे पहले हम लोग ड्रग को किस रूट से लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा ड्रग के साथ वो पढ़ेंगे। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसकी स्टडी को कि सबसे पहले ड्रग का रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्रग का रूट क्या है, रूट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्ब हो गई अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, अब बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इफेक्ट शो हो गया, अब वापस निकलना भी है बॉडी से, तो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले इसकी कैसे होगी। मेटाबॉलिज्म के बाद अब मेटाबोलाइज हो गई ड्रग, तो अब इसको एक्सक्रीट करना है बॉडी से आउट, तो एक्सक्रीशन ये है फार्माकोकाइनेटिक की। कि हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं ड्रग्स का, कि बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ, उसके रूट्स क्या हैं, उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, मेटाबोलाइज कैसे करेगी, उसकी एक्सक्रीशन कैसे करेगी। तो इसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम लोग जो ड्रग है हमारी वो उसको किस रूट से ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, पैरेंट्रल ले रहे हैं, या फिर किसी और रूट से ले रहे हैं, तो उसको हम लोग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं एंटीरियल पाथवे, एंटीरियल रूट है, दूसरा जो है वो पार एंट्रल रूट है, पार एंटीरियल रूट, और थर्ड जो है वो उसमें अदर्स आ जाते हैं। अदर्स में बाकी जो वेज हैं स्मॉल, उसको हम लोग अदर्स में स्टडी करते हैं। एंटीरियल वे में जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि एंटीरियल को भी हम लोग किस किस तरीक़ों से देते हैं, उसको भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एंटीरियल में सबसे पहले ओरल वे आ जाता है, फिर इसमें बकल वे आ जाता है, बकल रूट, सबलिंगुअल रूट, देन इसमें रेक्टल रूट। ये एंटीरियल रूट कौन सा रूट है जिसमें हम लोग ड्रग्स को जीआईटी के थ्रू लेते हैं। ओरल क्या है, माउथ, ये हमारा जीआईटी का ऑर्गन है ना। बकल रूट है, सबलिंगुअल रूट है, ये रेक्टल है, रेक्टम है, ये सारा क्या है, ये जीआईटी है ना, ये जीआईटी का ही पार्ट है। तो इन वेज से अगर हम लोग ड्रग को लेंगे उसको बोलते हैं एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल वे में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट जो टैबलेट हो गई, सिरप हो गई, मुंह में रखा और निगलने को ओरल रूट बोलते हैं। बकल रूट में क्या होता है कि हम लोगों ने जो अपनी ड्रग है उसको गम्स एंड चीक्स के मिड में रखा, गम्स एंड चीक्स के मिड में अपनी ड्रग रखते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ये जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह ये जो ड्रग है वो स्टमक के हार्श कंडीशन पीएच से भी बच गई। इंटेस्टाइन में जो हेपेटिक जीआईटी का जो फर्स्ट पास इफेक्ट है उससे भी ये बच गई। तो बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी डायरेक्ट जो है वो ब्लड में आ जाएगी, डायरेक्ट ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना एक्शन जो है वो जल्दी शो करेगा। ओरल वे में क्या होता है कि सबसे पहले ये जाएगी स्टमक में पीएच को किसी ना किसी तरीके से पीएच से पास करेगी, फिर इंटेस्टाइन से फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में जाती है, लिवर के बाद जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन बकल में क्या हुआ, डायरेक्ट ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। सबलिंगुअल में क्या होता है, इसमें हम लोग टंग के नीचे अपनी ड्रग रखते हैं और यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे टंग के नीचे कैपिलरीज का काफ़ी नेटवर्क होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्ट ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गई ड्रग और अपना इफेक्ट जो है वो रैपिड शो करेगा, जल्दी अपना इफेक्ट ये शो करेगा। तो इसके ये फ़ायदे हैं कि अब जब किसी का बीपी का इशू है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जल्दी जो है वो टंग के नीचे रख ले, अगर इसका बीपी हाई है तो इसका बीपी जो है वो एकदम से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस तरह ये जो ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि ये जब
इसको जब हम लोग औरल लेंगे ना तो इसके बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम रह जाती है। 90% ये सारा की सारा स्टम इसमें ही डिग्रेड हो जाता है जेटी में। 10% ये अवेलेबल होता है, तो फिर फ़ायदा क्या, और काफ़ी टाइम भी लेता है। हमें तो अर्ली ऑनसेट चाहिए ना, बंदे का बीपी हाई और जल्दी हम लोगों ने इसको कम करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टंग के नीचे रखेंगे, तो ताकि ये डायरेक्ट जो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो, डायरेक्ट इसका इफेक्ट हमें मिल सके। तो इसके ये फ़ायदे हैं। सबलिंगुअल रूट के इफेक्ट जो वो रैपिड प्रोड्यूस होगा, हमारी जो ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसका जो सारा जल्दी सारा के सारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गया, स्टमक से बच गया, फर्स्ट पास इफेक्ट से बच गया। इसके बाद जो है वो रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट में हम लोग सपोजिटरीज वगैरह जो है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, रेक्टल रूट से किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो रेक्टम में अपनी सपोजिटरी जो है वो इंसर्ट करे, तो इससे क्या होगा कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा। तो रेक्टम भी क्या है, जेआईटी का ही पार्ट है। तो ये जो रेक्टल रूट वाले जो ड्रग्स हैं, इसका फ़ायदा ये है कि वही जो ड्रग अगर बंदा औरली ले तो उससे क्या होता है, वो नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, और ये जो ड्रग है फर्स्ट पास इफेक्ट से भी बच जाएगा, और लोकल इफेक्ट ही ये शो करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर नहीं होगा, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी जब क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ये रेक्टल रूट के क्या हैं फ़ायदे। औरल रूट में हमारे पास जो है वो 2 प्रेपरेशंस हैं। इसमें 2 तरह की हमारे पास ड्रग्स आती हैं, एक है एक्सटेंडेड रिलीज़, दूसरा है एंटीरिक कोटिंग, एंटीरिक कोटिंग प्रेपरेशन, और दूसरा जो है वो है एक्सटेंडेड रिलीज़। हमारे पास ड्रग्स आती हैं जो हम लोग ओरली यूज़ करते हैं। एंटीरिक कोटिंग प्रेपरेशन में क्या है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं। जैसे ओमिप्राजोल की जो टैबलेट है उसके ऊपर हम लोगों ने कोट की होती है, ताकि वो स्टमक के एसिडिक कंडीशन से बचे और इंटेस्टाइन में ईज़िली सेफली जो है वो पहुंच जाए, और इस इंटेस्टाइन के ये जो बेसिक कंडीशन में ये क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। स्टमक के एसिडिक कंडीशन में ये डिज़ोल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कोटिंग की है। इसी तरह हमारे पास एस्प्रिन है। एस्प्रिन को जब हम लोग ओरली देते हैं ना तो इसके ऊपर क्या करते हैं, कोट करते हैं। क्यों, क्योंकि एस्प्रिन जो है वो स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करती है। तो इस तरह स्टमक की लाइनिंग को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग एंटीरिक कोटिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा ये कि ड्रग की अपनी ड्रग की डिग्रेडेशन ना हो, तो उसके लिए भी हम लोग एंटीरिक कोटिंग करते हैं। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो एक्सटेंडेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ में क्या होता है कि हम लोग ड्रग को काफ़ी टाइम तक हम चाहते हैं कि वो जेटी की लाइनिंग के साथ लगी रहे और स्लो वहाँ से रिलीज़ होती रहे, और स्लो वहाँ से एब्जॉर्ब हो, स्लोली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे, और स्लो अपना इफेक्ट जो वो काफ़ी लंबे अरसे तक ये शो करे। हमारे पास जो ड्रग है मॉर्फिन को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अक्सर ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब क्योंकि उनको सीवियर पेन होता है, तो उसके लिए हम लोग मॉर्फिन यूज़ करते हैं। तो मॉर्फिन की जो हाफ़ लाइफ है वो 2 to 4 आवर्स है, ये इसकी हाफ़ लाइफ है जब हम लोग इसको ओरल लेंगे। तो मतलब अगर 2 to 4 आवर्स इसकी हाफ़ लाइफ है, और बंदे को सीवियर पेन है, मुसलसल पेन है, तो हम लोग इसको कितनी दफ़ा देंगे दिन में, इसको उस बंदे को हम लोग दिन में 6 मरतबा ये मॉर्फिन देंगे, ताकि उसको पेन ना हो। तो ये 6 मरतबा देना है, कि बार बार देना हो, ये बार बार देने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशन जो है वो तैयार करते हैं। तो जब हम लोगों ने इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ टैबलेट बनाई मॉर्फिन की, तो अब इसको दिन में 2 बार ही देना पड़ता है। जब दिन में 2 बार ही देंगे, 6 दफ़ा देने से बच जाएंगे, 2 टाइम ही देंगे, तो पेशेंट के लिए भी ईजी होता है और डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी। तो दिन में अब ये क्या करेगा, 2 बार ही लेगा, और ये स्लो बॉडी में रिलीज़ होता रहेगा, और बंदे का जो पेन है उससे उसको रिलीफ मिलता रहेगा। ओरल के बाद अब हम लोग पैरेंट्रल की तरफ आ जाते हैं। पैरेंट्रल में क्या होता है, पार मतलब अवे। एंटीरियल का वर्ड जो है वो जेटी के लिए यूज़ होता है, मतलब जेटी में से नहीं, किसी और जेटी से दूर कोई और मेथड, उसको हम लोग पार एंट्रल वे बोलते हैं। तो पार एंट्रल वे से हम लोग, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको यूज़ क्यों करते हैं। पैरेंटल वे को इसलिए यूज़ करते हैं, हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम लोग स्टमक से लेते हैं, लेकिन स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाती है। जैसे इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड है ना, तो ये जो स्टमक का पीएच है वो एसिडिक है, तो वो इंसुलिन को डिग्रेड कर देगी, डीनेचर कर देगी,
फिर हम लोग डायबिटीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे, मसला है ना कि नहीं, तो पारेंटल वे इसके लिए यूज़ करेंगे। फिर हेपरिन है, हेपरिन को हम लोग ओरल लेते हैं तो क्या होता है कि ये वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ही ज़्यादा है, तो ये वहाँ की जो इंटेस्टाइन की लिपिड मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हेपरिन को भी पारेंटल वे से देते हैं। अब पारेंटल वे की टाइप्स पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है कितनी टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास इंट्रावेस्कुलर है, इंट्रावेस्कुलर में भी हमारे पास है आईवी और IA, इंट्रा आर्ट्रियल और इंट्रावीनस। इंट्रावेस्कुलर के पास हमारे पास इंट्रामस्कुलर आता है, इंट्रामस्कुलर आता है। इसके बाद हमारे पास सबकुटेनियस आता है और ID आता है, ID मतलब इंट्राडर्मल। तो ये हमारे पास क्या है, पारेंटल की भी टाइप्स है, सब टाइप्स के। हम लोग पारेंटल वे को भी इस तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इंट्रावेस्कुलर में हम लोग क्या करते हैं, वेजल्स में अपनी ड्रग डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर में हमारे पास दो टाइप से, IV और IA में हम लोग डायरेक्ट ड्रग को इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज़ में। जब भी मतलब आर्टरीज़ में क्लोट वगैरह बन गए तो डायरेक्ट हम लोग चाहते हैं कि वहीं पे इफेक्ट शो हो, तो हम लोग आर्टरीज़ में भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। अपने जो एंटीकोगुलेंट वगैरह, जो हमारा एंटीकोगुलेंट ड्रग है उसकी। IV क्या है, IV इंट्रावीनस। इंट्रावीनस रूट जो है वो, अगर कोई ड्रग है वो ऑरली सूटेबल नहीं है, जैसे NMB न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में हम लोग एग्जांपल लेते हैं रोक्यूरोनियम। रोक्यूरोनियम जो है वो ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ऑरली जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको IV यूज़ करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को IV यूज़ करते हैं। IV को हम लोग दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं, एक इसका बोलस फॉर्म और दूसरा इसका इन्फ्यूजन फॉर्म। एक इसका बोलस और दूसरा इन्फ्यूजन। बोलस में क्या करते हैं हम लोग, अपनी जो इंजेक्शन है उसको फुल की ड्रग से डायरेक्ट जो ब्लड में इंजेक्ट की। इन्फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो ड्रग है उसको स्लो बॉडी में इंजेक्ट करते रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें हम लोग इंजेक्शन से डायरेक्ट जो है वो अपनी ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया, और इसमें हम लोग ड्रिप के ज़रिए स्लो बॉडी में जो है वो अपनी ड्रग जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि स्लो जो है वो प्लाज्मा लेवल आहिस्ता से बढ़े, स्लोली बढ़े और ज़्यादा टाइम तक अपनी हमारी ड्रग का इफेक्ट जो है वो बंदे में रहे। इसमें क्या होता है, हमें रैपिड एक्शन चाहिए, जल्दी होती है बंदे को, मतलब बंदे की कंडीशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि उसको जल्दी हम ट्रीट करें, तो हम लोग बोलस फॉर्म में देते हैं और जल्दी से इंजेक्ट किया तो प्लाज्मा लेवल जल्दी से बढ़ गया और जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगा। इसके तो बोलस और इन्फ्यूजन के ये जो है वो एडवांटेजेस हैं, तभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब IV को हम लोग जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये है कि अगर हमारा जो ड्रग है वो ओरल एब्जॉर्ब नहीं होता, IV से दे दो, और लार्ज वॉल्यूम का ड्रग जैसे ड्रिप है काफ़ी लार्ज वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग जो है वो IV से दे सकते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ड्रग्स हैं वो जो है वो GIT से एब्सॉर्ब नहीं होते, तो उसको भी हम लोग IV देंगे। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ऑयली सब्सटेंस है तो वो हम लोग IV से नहीं दे सकते, और अगर हमारे पास जो है वो कुछ वो है जो स्लोली वो होते हैं, अगर हम स्लो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन जो हमारी है उसको भी हम लोग IV से ये नहीं दे सकते, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेजेस है। और स्ट्रिक्टली हमें एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायर है IV को इंजेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद हम लोग IM की तरफ आते हैं। IM जो इंट्रामस्कुलर जो ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं उसे IM बोलते हैं। IM कि आगे भी इसकी भी हमारे पास दो तरह की प्रिपरेशंस है, एक है एक्वस प्रिपरेशन, दूसरा है नॉन एक्वस प्रिपरेशन, जिसे हम लोग डेपोट फॉर्म प्रिपरेशन भी बोलते हैं। एक्वस प्रिपरेशन में हमारे पास जो ड्रग है उसके साथ वाटर जो है वो हम लोग डिज़ोल्व करके देते हैं, वाटर डिज़ोल्व करके दे दिया और ये इसको IM लगाए तो ये रैपिडली वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिस जगह पे हम लोगों ने इसको इंजेक्ट किया वहाँ से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। नॉन एक्वस प्रिपरेशन है जिसे हम लोग डेपोट प्रिपरेशन भी बोलते हैं। इसमें नॉन एक्वस सब्सटेंस होता है जिसे लाइक पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है, उसको और ड्रग को मिक्स करके एक सस्पेंशन सा बनाते हैं, और नॉन एक्वस
इस नॉन एक्वस व्हीकल को देन क्या करते हैं, आईएम जो है हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इंट्रामस्कुलरली जो है देते हैं। जब इसको आईएम दिया ना इस नॉन एक्वस डेपोट प्रिपरेशन को, तो ये उस जगह में जाके क्या कर जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा। जब प्रिसिपिटेट करता है तो ये अब एब्जॉर्ब नहीं होगा ना वहाँ से जल्दी, तो ये पीपीटी जो है, ये प्रिसिपिटेशन जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यहाँ से ड्रग रिलीज़ होता है, एकदम से इफेक्ट शो नहीं करता। ये टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये क्या होता है, रिलीज़ होता रहता है और इस तरह इसके स्लो इफेक्ट और लॉन्ग इफेक्ट हमें मिलते रहते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं कि ये जो नॉन एक्वस प्रिपरेशन है ये स्लोली जो है वो रिलीज़ होता रहता है वहाँ से। इसके बाद सबक्यूटेनियस रूट है। आईएम के जो एडवांटेजेस ये है कि जो ऑयली सेलुबल सब्सटेंस जो आईवी हम नहीं दे सकते उसको हम लोग आईएम दे देंगे, ये इसका क्या है फ़ायदा है। अगर कोई बंदा है वो ख़ुद मतलब आईवी नहीं लगा सकता तो आईवी को हम लोग आईएम भी दे सकते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बंदे को उस रीजन में पेन होगा और हो सकता है कि वहाँ पे क्लोट श्लोट बन जाए, हेमोरेज हो जाए, तो फिर उसके लिए एंटीकोगुलेशन थेरेपी करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास सबक्यूटेनियस आ जाता है। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है एक्वस प्रिपरेशन, एक है डेपोट प्रिपरेशन। एक्वस प्रिपरेशन इसी तरह इसमें एक्वस सॉल्वेंट होता है और उसके साथ जो है वो नॉन एक्वस जो है वो व्हीकल होता है। व्हीकल वही जो ड्रग को जिसमें हम डिज़ोल्व जाए, लाइक हमारे पास पाउडर फॉर्म में ड्रग आता है ना, उस पाउडर को किसी चीज़ में डिज़ोल्व करके देते हैं ना। अगर वो तो आपका एक्वस है तो उसको एक्वस प्रिपरेशन बोलते हैं। अगर आपका जो जो व्हीकल है जिसमें हम लोग ड्रग पाउडर डिज़ोल्व करते हैं वो नॉन एक्वस है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस प्रिपरेशन या डेपोट प्रिपरेशन। तो इस सबक्यूटेनियस जो हम लोग ड्रग देते हैं ये कहाँ पे देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ना, डर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, इन टिश्यूज़ में जब देते हैं इसको तो ये वहाँ पे जाके डेपोट प्रिपरेशन प्रिसिपिटेट कर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ये ड्रग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट और स्लो रिलीज़ इसका क्या है, अच्छा है, तो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ से रिलीज़ होता रहेगा और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो शो करता रहेगा। तो सबक्यूटेनियस की क्या है, ये जो है इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो लार्ज वॉल्यूम ड्रग्स हैं उसको हम लोग इस सबक्यूटेनियस वे से नहीं दे सकते। इसके बाद हम लोग जो है वो आईडी की तरफ, आईडी एक टाइप है पैरेंटल की, इंट्राडर्मल जो हम लोग इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसको आईडी फॉर्म बोलते हैं। अब पैरेंटल हो गया, अब हम लोग अदर्स की तरफ आ जाते हैं कि अदर्स में कौन कौन से वेज हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अदर्स में हमारे पास ओरल आता है, ओरल नेज़ल, ओरल मतलब ओरल नेज़ल इन्हेलेशन, ओरल नेज़ल इन्हेलेशन आता है। इंट्राथीकल या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर आता है, वेंट्रिक्यूलर, इंट्राथीकल या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर। इसके बाद हमारे पास टॉपिकल वे है, टॉपिकल। इसके बाद हमारे पास ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल रूट ड्रग का क्या कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो ओरल नेज़ल इन्हेलेशन में क्या होता है कि हम लोग ड्रग को ओरल या फिर नेज़ल वे से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं, सक किया पीछे की तरफ, इनहेल किया, तो जो ड्रग है वो डायरेक्ट टिश्यूज़ पे जाके लगती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होती, वहीं पे अपना इफेक्ट लोकली इफेक्ट शो करती है। उसका ये फ़ायदा है कि ड्रग जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी और वहाँ पे जो बाकी बॉडी में जाके एडवर्स रिएक्शन शो नहीं करेगी, जस्ट लोकल इफेक्ट शो करेगी। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज ये कि इनहेल करने से ब्रेन में ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्रेन में ये जाके एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स काज कर सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर में क्या होता है, हम लोग ड्रग को डायरेक्टली जो है वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल में सीएसएफ में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होती। अगर पोलर हैं तो वो बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमने तो पहुंचाना है अपनी ड्रग को कहाँ पे, यहाँ पे सीएसएफ में। कोई बीमारी है जैसे एंटीबायोटिक्स है उसको तो यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि अब क्या है, मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस में अब क्या करें, बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकता ड्रग, हम लोग डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे इसको सीएसएफ में, वेंट्रिकल्स में। टॉपिकल में हम लोग ड्रग्स को डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास आई ऑइंटमेंट हो गया, स्किन ऑइंटमेंट हो गए,
क्रीम्स वगैरह हो गए, तो उसको हम लोग टॉपिकली ही स्किन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, तो लोकल इफेक्ट शो करेगा, वो सिस्टमिक इफेक्ट्स जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास नहीं आएंगे। ये इसके यूजेस है। ट्रांसडर्मल में क्या होता है, हम लोग ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह यूज़ करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ से वक्त के साथ साथ स्लो इधर से ड्रग रिलीज़ होती रहती है। वो ड्रग जो हमें जिसकी बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है और जिसको हम लोग जिसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट करनी होती है दिन में, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करते हैं इसके बॉडी के ऊपर, बॉडी के मतलब ऐसी स्किन के ऊपर जहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से होती है, वहाँ पे हम लोग पैचेस अप्लाई करते हैं और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ड्रग जो है वो रिलीज़ होती रहती है। तो ये अदर्स रूट थे हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के।